कहीं ना कहीं आप किसी और छात्र से काफ़ी पीछे हो जाओगे और पीछे होने के कारण आप अपनी जॉब अपने हाथ में आई हुई खो सकते हो। तो दोस्तों एक शॉर्ट ट्रिक आपको हेलो, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आरके क्लासेस 24 में। दोस्तों आज फिर से हम मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व कराने वाले हैं। साथियों, यह प्रश्न यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले छात्र हो तो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। साथियों, किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले इन प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों, यदि आपको हमारे द्वारा की गई मेहनत पसंद आती है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों, हमें प्रश्न में दिया गया है एक त्रिभुज का परिमाप 200 सेंटीमीटर है। यदि इसकी दो भुजाएं बराबर हैं तथा तीसरी भुजा बराबर वाली भुजाओं से 20 अधिक है तो तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें तीसरी भुजा की लंबाई बतानी है। कोई त्रिभुज है दोस्तों जिसकी दो भुजाएं या कोई सी भी दो भुजाएं इक्वल हैं, बराबर हैं, प्रश्न में कहा गया है। और हमें तीसरी भुजा के बारे में बताया है कि तीसरी भुजा बराबर वाली भुजा से 20 अधिक है। जितनी इन दोनों की लंबाई है उससे यह 20 अधिक है। इस प्रकार हमें प्रश्न में दिया गया है और हमसे भुजा की लंबाई प्रश्न में पूछी गई है। तो दोस्तों प्रश्न को सॉल्व करते हैं। कोई सी भी दो भुजा बराबर है, हमने अपनी तरफ से x, दो भुजाएं मान ली। क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर है तो हमने दोनों इक्वल मान ली हैं। और प्रश्न में हमें तीसरी भुजा के बारे में बताया गया है कि तीसरी भुजा 20 अधिक है बराबर वाली भुजाओं से, अर्थात यह भुजा x प्लस के 20 होगी। अब ये 20 अधिक हो चुकी है। अब प्रश्न में आगे कहा गया है दोस्तों कि त्रिभुज का परिमाप 200 सेंटीमीटर है। आप सभी जानते होंगे कि परिमाप कहते हैं तीनों ओर की माप को। तीनों ओर की माप को परिमाप कहा जाता है। और हमें तीनों भुजाएं दी कितनी है, x प्लस के 20। हम तीनों को ऐड कर लेंगे, x प्लस के 20 और बराबर हमें कितना दिया है, 200। अब आप समझ गए होंगे कि ये 200 हमने क्यों किया, क्योंकि हमें प्रश्न में बताया था कि तीनों ओर की जो माप है इसकी वो 200 है। परिमाप 200 बोला था, इसलिए हमने तीनों भुजाओं को ऐड करके 200 इसके इक्वल रख लिया। यह हमने किया क्यों है, इससे हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं और यहाँ x की वैल्यू रखकर हम तीनों भुजाएं आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों यदि हम x को जोड़ते हैं तो हमें 3x प्राप्त होगा, प्लस के 20 है और बराबर 200 है। पक्षांतर कर लेंगे, 3x इधर ही रहेगा, बराबर 200 में से हम जब 20 घटाएंगे दूसरी ओर जाकर चिन्ह चेंज हो जाता है तो 20 निगेटिव में होगा इधर, और 200 में से यदि आप 20 घटाओगे तो आपको 180 प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए 3 इसके नीचे आ जाएगा और 3 से हम 180 को डिवाइड कर लेंगे। 3 से जब हम 180 को काटेंगे 3 छंग 18 होता है और 0 लग जाएगा, तो x बराबर आपको 60 प्राप्त हुआ। अब इस वैल्यू को आप इनमें रख लीजिए, आपको तीनों भुजाएं आसानी से ज्ञात हो जाएंगी। भुजाएं हमारी है क्या, एक भुजा हमारी x है और x की वैल्यू कितनी है, 60, अर्थात एक भुजा हमारी 60 प्राप्त हुई। दूसरी भुजा हमारी फिर से x है, अर्थात दूसरी भुजा भी हमारी 60 प्राप्त हो गई। तीसरी भुजा क्या है हमारी, x प्लस के 20, तो x की जगह 60 आप रख लीजिए, तो 60 प्लस के 20 बराबर 80, अर्थात 80 आपकी भुजा होगी। तो आपकी भुजाएं निकल कर आई 60,60,80। यही आपका आंसर है। प्रश्न में आपसे तीसरी भुजा की लंबाई पूछी गई थी। तो तीसरी भुजा की लंबाई हमारी आई कितनी है, 80 सेंटीमीटर। तो विकल्प नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी अच्छे से समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों प्रश्न में आपको दिया गया है ए किसी कार्य के 2/5 भाग को 9 दिन में करता है, फिर बी आ जाता है और वे दोनों मिलकर शेष काम को 6 दिनों में समाप्त कर देते हैं। बी अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, आपको प्रश्न में बताना है। दोस्तों प्रश्न में हमें दिया गया है कि ए किसी कार्य के 2/5 भाग को 9 दिनों में समाप्त कर सकता है। दोस्तों इस प्रश्न में समझने वाली बात यह है कि नीचे जो वैल्यू दी जाती है वह टोटल वैल्यू होती है। टोटल वैल्यू है कितनी आपकी, 5 है, और ए 5 में से 2 कार्य को
9 दिनों में समाप्त करता है। ए ने पहले कार्य प्रारंभ किया और इसने 2 हिस्से कार्य किया और 9 दिन में कार्य इसने 2 हिस्से समाप्त कर लिया। उसके बाद क्या हुआ कि बी भी इसके पास को आ गया, अर्थात ए और बी अब दोनों मिलकर काम को करने वाले हैं। दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि 2 कार्य यह समाप्त कर चुका और मैंने बताया है कि नीचे जो वैल्यू होती है वो टोटल वैल्यू होती है। टोटल आपकी 5 वैल्यू है और 2 इसने समाप्त कर ली, तो आपके पास अभी 3 काम शेष रहा होगा। तो दोनों मिलकर ये 3 काम को करेंगे और प्रश्न में कहा गया है कि वे मिलकर दोनों शेष काम को 6 दिनों में समाप्त करते हैं। इन्होंने यह कार्य 6 दिनों में समाप्त कर लिया। दोस्तों अभी आपको टोटल वर्क नहीं पता, तो आप क्या करोगे, इन दोनों का एलसीएम ले लोगे। इनका एलसीएम आएगा 36, तो हम क्या करेंगे 9 चौक 36 और 6 छंग 36। अब इनकी आसानी से कार्य क्षमता हम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ए की कार्य क्षमता हमें कितनी मिली एक दिन की 4, और यहाँ ए और बी दोनों की मिलकर कितनी है 6 कार्य क्षमता है, अर्थात 4 तो ए की है, तो बी की कितनी बची होगी, इसमें 2 काम बी करता होगा और ए 4 काम करता होगा। दोनों एक दिन में मिलकर 6 काम कर रहे हैं। दोस्तों प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। उस कार्य को, वो कार्य है कितना 36, अभी हमने माना है एलसीएम लेके, तो 36 काम को, और बी की कार्य क्षमता कितनी है दोस्तों 2 है। 2 की स्पीड से बी कितने दिनों में कर लेगा, ये है हम बी का कार्य निकाल रहे हैं। तो 2 से जब आप इसे काटोगे तो आपको 18 दिन प्राप्त हो जाएगा दिन। यही आपका आंसर होगा। विकल्प नंबर सी सही उत्तर है। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों प्रश्न में दिया गया है 1/3 × 5 प्लस के 1/5 × 7 प्लस के 1/7 × 9 प्लस के 1/9 × 11 प्लस के 1/11 × 13 प्लस के 1/13 × 15 का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको एक इक्वेशन दी गई है और आपको इसका मान बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। दोस्तों आज मैं आपको इसकी एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। यदि आप इसे पूरे वे से करोगे तो कहीं ना कहीं आप किसी और छात्र से काफ़ी पीछे हो जाओगे और पीछे होने के कारण आप अपनी जॉब अपने हाथ में आई हुई खो सकते हो। तो दोस्तों एक शॉर्ट ट्रिक आपको ज़बरदस्त वाली है जो इस प्रश्न के अनुसार आपको सीखनी होगी। तो आइए देखते हैं यह ट्रिक है क्या। दोस्तों आपको करना क्या होगा, आप नंबर ऑफ टर्म गिनिए सबसे पहले कि ये टर्म दिए कितने हैं हमें। 1 2 3 4 5 6 टर्म दिए हैं आपको, तो आपको ऊपर 6 लिख लेना है और नीचे क्या करना है, सबसे पहले आपको 3 दिया गया है तो एज इट इज़ आप 3 तार लीजिए और मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा लीजिए और सबसे लास्ट में वैल्यू देखते हैं क्या लिखी है, 15 लिखी है, तो आप यहाँ 15 लिख लीजिए। बस यही ट्रिक है दोस्तों। सबसे पहले तो आपको नंबर ऑफ टर्म लिखना है और उसके बाद आपको फर्स्ट वैल्यू लिखनी है और सबसे बाद की वैल्यू मल्टीप्लाई में आपको लिखनी होगी। दोस्तों अब आप काट लीजिए, आपका आंसर आपके सामने होगा। तो हम इसे काटते हैं तो 2 टाइम कटेगा, तो 2/15 आपको आंसर के रूप में मिल चुका है। विकल्प नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। आप देख रहे होंगे दोस्तों कि 2 सेकंड से भी कम में आपने इसका आंसर पा लिया है। यदि आप इसे फुल वे से करोगे तो आप अपना काफ़ी समय वेस्ट करने वाले हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों प्रश्न में आपको दिया गया है 4 क्रमिक संख्याओं का लघुत्तम समवर्तीय 60 है। पहली 2 संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर है, चारों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमें क्रमिक 4 संख्याएं कोई भी लेनी है, तो हम क्या करेंगे, पहली संख्या हम x मान लेते हैं, दूसरी होगी x + के 1, तीसरी होगी x + के 2 एंड चौथी संख्या होगी x + के 3। क्योंकि एक संख्या हमारी क्रमिक है, क्रम से हैं, तो हमने एक एक बढ़ते क्रम में संख्या अपनी मान ली है। दोस्तों प्रश्न में आगे कहा गया है कि पहली 2 संख्याओं का योग, पहली 2 कौन कौन सी हैं, ये और ये, x, योग कहा गया है तो हम ऐड कर लेंगे x + के 1 चौथी संख्या के बराबर है, और चौथी संख्या आपकी है कौन सी, x + के 3।
प्रश्न में इतना आपको दिया गया था, हमने प्रश्न के अनुसार अपना क्वेश्चन जमा लिया है। दोस्तों यहाँ से आप आसानी से x की वैल्यू ज्ञात कर सकते हो और x की वैल्यू हम अपनी इन संख्याओं में रख लेंगे तो हमें मूल संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। x और x जोड़ेंगे आपको 2x प्राप्त होगा, प्लस के 1 बराबर x प्लस के 3। दोस्तों इस x को हम इधर ले आएंगे और इस 1 को हम इधर ले आएंगे, मतलब कि हम पक्षांतर कर लेंगे, x वाले टर्म हम एक तरफ रख लेंगे। जब यह इधर आकर घटेगा तो आपको x प्राप्त हो जाएगा। x बराबर 3 में से यदि 1 घटाओगे तो आपको 2 मिलने वाला है। दोस्तों x की वैल्यू हमारे पास 2 प्राप्त हो गई है। हम इस वैल्यू को अपने जो हमने संख्या मानी थी उनमें रख लेते हैं तो हमें मूल संख्या प्राप्त हो जाएगी। पहली संख्या आपको क्या प्राप्त होगी, x है, अर्थात 2 स्वयं पहली संख्या है। दूसरी संख्या थी x प्लस के 1, तो हम x का मान क्या है 2 प्लस के 2 बराबर दूसरी संख्या आपकी 4 मिलेगी। सॉरी साथियों, यहाँ 1 है तो यहाँ हम 1 करेंगे, 2 प्लस के 1 बराबर आपको 3 मिलेगी। आपकी तीसरी संख्या क्या है, x प्लस के 2, x का मान हम 2 फिर से रख लेंगे तो 2 प्लस के 2 बराबर आपको 4 मिलेगा। दोस्तों अगली संख्या आपकी है x प्लस के 3, फिर से हम 2 रख लेंगे, 2 प्लस के 3 बराबर आपको 5 मिलने वाला है। तो यह आपकी मूल संख्याएं प्राप्त हो गई हैं। प्रश्न में आपसे मूल संख्या नहीं पूछी थी दोस्तों, आपसे कहा गया था कि चारों संख्याओं का योग कितना होगा। चारों संख्याएं हमारी क्या क्या आई हैं, 2 प्लस के 3 प्लस के 4 प्लस के 5, इन सब का योग कर लेंगे हम। 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, तो 14 आपको आंसर के रूप में प्राप्त हो गया है। विकल्प नंबर सी सही होगा। अब दोस्तों आपका प्रश्न होगा कि कहीं भी हमने 60 का यूज़ तो किया ही नहीं और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। दोस्तों 60 हमें इसलिए दिया गया है कि हम अपने उत्तर की जांच करें कि जो संख्या हमने मानी है क्या वह सही है या नहीं है। तो दोस्तों ये प्रश्न में कहा गया है कि क्रमिक संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक 60 है, मतलब कि लेस है 60 है, और संख्या हमारी है क्या क्या 2, 3, 4, 5। हम देखते हैं क्या इसका एलसीएम 60 आता है। तो आप क्या करोगे, पहले 2 से करोगे, 2 एकन 2, 3, 2 दूनी 4 और फिर से आपको 5 प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों फिर से आप 2 से करोगे तो 2 यहाँ 1 आ गया, 3 आ गया और 2 एकन 2 और 5 आ गया। अब आप 3 से करोगे तो फिर से आपको 1, यहाँ 1 मिलेगा, यहाँ 1 मिलेगा और यहाँ 5 मिलेगा। दोस्तों आप 5 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, आपको एलसीएम के रूप में 60 मिल जाएगा, अर्थात जो कि हमें प्रश्न में दिया गया है। तो दोस्तों इससे सिद्ध होता है कि हमने जो वैल्यू ली थी बिल्कुल सही है, हमारा प्रश्न सही है। तो आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों प्रश्न में दिया गया है जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 आता है। तदनुसार जब 2n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। दोस्तों प्रश्न की लैंग्वेज हमें बता रही है कि हम यदि 6 से n को डिवाइड करते हैं तो हमें 4 शेषफल के रूप में प्राप्त होगा। अब प्रश्न में हमें साफ साफ पता चल रहा है कि जो n होगा यह 6 से 4 बड़ा होगा, तभी तो हमारा 4 शेष मिल पाएगा। अर्थात n की वैल्यू हम क्या करेंगे, 6 और प्लस के 4 बराबर 10 n की वैल्यू होगी। आप यदि 10 को 6 से भाग करोगे तो 6 एकन 6 और आपको शेषफल के रूप में 4 मिल जाएगा। यही तो प्रश्न है, हमसे कहा है कि n को यदि 6 से भाग किया जाता है तो शेषफल के रूप में हमें 4 मिलता है, अर्थात n की वैल्यू क्या होगी, 10 होगी। तो n की वैल्यू क्या है, 10 है। और हमें आगे कहा गया है कि 2n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना होगा। अब दोस्तों 2n क्या होगा, 2 गुणा के n की वैल्यू कितनी है, 10 बराबर 2n की वैल्यू होगी 20, और 20 को यदि हम फिर से 6 से डिवाइड करते हैं तो हमें शेषफल बताना है। तो आप 20 को जब 6 से भाग करोगे तो 6 तिया 18, अर्थात शेषफल के रूप में आपको 2 मिल गया। यही आपका आंसर होगा। विकल्प नंबर बी सही उत्तर होगा। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न में आपको दिया गया है
यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर चौथे व पाँचवें वर्ष में क्रमशः 12,900 और 14,250 रुपये हो जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। दोस्तों, हमें चौथे और पाँचवें वर्ष की अमाउंट दी गई है तो और हमें ब्याज की दर बतानी है। दोस्तों, यदि दर आपको ज्ञात करनी है तो आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला है क्या? ब्याज गुणा के 100 अपॉन प्रिंसिपल गुणा के टाइम। आप इस फार्मूले को यदि याद रखोगे तो एग्ज़ाम में आपको 1 नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, ब्याज क्या है हमें ज्ञात करना होगा। 100 तो है ही, यहाँ प्रिंसिपल और टाइम, हमें इन सब वैल्यू को किसी ना किसी प्रकार आपको निकालना होगा और इसमें पुट कर लीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। अब ये वैल्यू हम ज्ञात कैसे करें, तो इसके लिए प्रश्न में आपको कुछ दिया गया है, आइए देखते हैं। प्रश्न में हमें दिया गया है पाँचवें वर्ष का अमाउंट है कितना? 14,250 रुपये। और दोस्तों, हमें प्रश्न में चौथे वर्ष का अमाउंट भी दिया गया है कितना? 12,900 रुपये। यह पाँचवें वर्ष का अमाउंट है और यह चौथे वर्ष का अमाउंट है, कुल रुपये ब्याज समेत। दोस्तों, यदि मैं इस वैल्यू में से यह वैल्यू घटा लेता हूँ तो मुझे 1 वर्ष का ब्याज प्राप्त हो जाएगा। घटाते हैं, 0, 5, यहाँ 3 और यहाँ 1, अर्थात 1,350 रुपये 1 वर्ष का ब्याज होगा। अब दोस्तों, अब हमें 1 वर्ष का ब्याज तो मिल चुका, हम यहाँ ऊपर रख लेंगे। अब हमें प्रिंसिपल ज्ञात करना है किसी भी प्रकार। अब हम प्रिंसिपल कैसे ज्ञात करेंगे? यह 4 वर्ष का अमाउंट दिया है, टोटल 12,900 रुपये। यदि मैं इसमें से 4 वर्ष का ब्याज घटा दूं तो हमें प्रिंसिपल प्राप्त हो जाएगा और हम अपनी सूत्र में वैल्यू पुट कर लेंगे और प्रश्न हमारा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों, 4 वर्ष का ब्याज कैसे ज्ञात करेंगे? 1,350 तो 1 वर्ष का है, तो 4 वर्ष के लिए आप 4 से इसकी मल्टीप्लाई कर लोगे। 0 आएगा, 5 चौक 20 का 0 और 4 तिया 12 और 2 14 और 4 एकन 4 और 1 5, अर्थात 5,400 रुपये टोटल 4 वर्ष का ब्याज होगा। ब्याज और 4 वर्ष का अमाउंट कितना है? 12,900 रुपये। इसमें से दोस्तों हम जो हमने अभी अभी ब्याज निकाला है 5,400 रुपये, इसे घटा लेंगे। घटाते हैं, 0, 0, यहाँ बचा 5 और दोस्तों 12 में से 5 गए 7 बचा, तो 7,500 रुपये आपको प्रिंसिपल के रूप में प्राप्त हो गए। और समय कितना होगा? 1 वर्ष। तो अब सब वैल्यू हमारे पास है, हम अपने सूत्र में वैल्यू रख लेते हैं, हमें आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों, ब्याज कितना है हमारा? 1,350 रुपये, 1,350 रुपये गुणा के 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना है? 7,500 रुपये, 7,500 रुपये गुणा के टाइम कितना है? दोस्तों, इसे कैलकुलेट कर लेते हैं और हम अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। हमने 0 से 0 कैंसिल कर लिया और दोस्तों 15 पंजे होता है 75 और 15 नंबर 135, यहाँ 0 था तो 0 लग जाएगा। यदि हम 50 से 100 को काटेंगे तो 2 टाइम कट जाएगा और 9 दूनी 18, अर्थात 18% के रेट से हमारी दर होगी। यही हमारा आंसर है। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, प्रश्न में दिया गया है 30 संख्याओं का औसत 15 है, इनमें से प्रथम 18 संख्याओं का औसत 10 है तथा अगली 11 संख्याओं का औसत 20 है। अंतिम संख्या क्या होगी, प्रश्न में हमें बताना है। दोस्तों, हमें दिया गया है कि 30 संख्याओं का औसत 15 है, तो हम इनका योग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा मान के चलिए आप कि यह 30 संख्या नहीं, 30 व्यक्ति हैं और एक व्यक्ति के पास 15-15 रुपये हैं, तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि सबके रुपयों को यदि हम एकत्र करके करें, योग करें उनका, तो हमारे पास कितने रुपए होंगे। तो हम क्या करेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें टोटल जो वैल्यू होगी हमें मिल जाएगी। 15 क्या होता है? 45, अर्थात 450 रुपये। ऐसा मान के चलिए कि ये रुपए हैं तो 450 रुपये टोटल होंगे यदि 30 व्यक्तियों में 15-15 रुपये हम बांटते हैं। प्रश्न में आगे कहा गया है कि तो प्रथम 18 संख्याओं का औसत 10 बताया गया है। तो हम देखते हैं कि 18 संख्याओं पर 10-10 रुपये में कितने रुपए आ जाएंगे। तो 18 × 180, अर्थात 118 पे 180 रुपये हमने वितरित किए हुए हैं। इसमें आगे दिया गया है कि 11 संख्याओं का औसत 20 है
अगली 11 जो संख्याएं हैं उनका औसत 20 दिया गया है, तो हम इनका भी योग जानना चाहें कितना होगा, तो हम 11 की 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 11 दूनी कितना होता है, 22 होता है, अर्थात 220 हमें प्राप्त हो जाएगा। यहाँ कितना हुआ, 11 और 18 को आप जोड़ते हो तो 29 मिलेगा। टोटल संख्याएं थी कितनी, 30। तो अभी शेष कितनी संख्याएं रह गई, एक संख्या शेष रह गई है। और हमसे यही पूछा था कि अंतिम संख्या क्या होगी। यदि हम इस योग को करके और इसमें से घटा देंगे तो शेष जो वैल्यू रहेगी वह हमें अंतिम संख्या के रूप में प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों इन दोनों का ऐड कितना होगा, 0, 8 2 10 का 0, 2 और 1 3 और 1 हासिल था 4, अर्थात 400 तो इन दोनों का योग है। और टोटल कितनी है, 450 है, 450। और इनका योग कितना आया, 18 और 11 संख्या होगा, इनका आया 400। तो दोस्तों यदि 450 में से 400 में घटा लेता हूँ तो मुझे 50 प्राप्त होता है। अब एक ही संख्या है और 50 को यदि मैं 1 से भाग दूँ तो आपको 50 ही मिल जाएगा। यदि यहाँ 2 संख्या होती तो मैं यहाँ 2 से भाग देता, तब हमें आंसर मिलता, लेकिन संख्या हमारी एक ही है तो हमें आंसर के रूप में 50 ही मिल जाएगा। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। विकल्प नंबर 20 का सही उत्तर होगा। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।